एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है ना। आपके एग्जाम्स जो है जनवरी फर्स्ट वीक में है। तो सिमुलेशन मॉडलिंग का पेपर कौन से दिन है? हैव यू सीन योर एग्जाम शेड्यूल? स्टार्टिंग ही उसी से ना, तो सिमुलेशन का फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर है। कौन सी डेट से है? कौन सी डेट को है पहला पेपर? 4 4th ऑफ जनवरी और 2nd ऑफ जनवरी? 4th ऑफ जनवरी। 4th ऑफ जनवरी है ना। एंड टुडे इज 21 December. So now you are only Yes, sir. having 10 to 12 days for first midterm exam. So in the first midterm exam, your syllabus will come from the module 1 and half of the part of module 2. So अभी हमने कहां तक पढ़ा है? इन्वेंट्री सिस्टम तक पढ़ा है ना, इन्वेंट्री सिस्टम। सो आपका इन्वेंट्री सिस्टम से पहले जो भी हमने पढ़ाया है आपको, इन्वेंट्री सिस्टम से पहले हमने आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए, जरा कोई बताएगा? चलिए कोई भी बताइए, प्रत्युष गर्ग बताएं। प्रत्युष गर्ग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. What syllabus we have covered before inventory problems? Yes, sir, बता रहा हूँ। हाँ बताइए, लिस्ट आउट कर दीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। यस। और स्टैटिस्टिकल मतलब यस सर। हाँ हाँ। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हम आए थे मोंटे कार्लो सिमुलेशन में। हाँ। और फिर एरिया ऑफ एन अब तक मुझे बताया है, आपने मुझे बताया एक तो वैल्यू ऑफ पाई है ना, और उसके बाद में आपने इंटीग्रेशन है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और आपने मुझे बताया है रैंडम वॉक प्रॉब्लम। माइक म्यूट रखिए बेटा। रैंडम वॉक प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ पाई, और उससे पहले आपने मुझे बताया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने मुझे बताया मीन, मीडियन, मोड है ना, और क्या था उसका नाम, डिस्पर्शन या कोरिलेशन? कोरिलेशन, ये भी हमने कोरिलेशन। कोरिलेशन। तो ये हमने कंप्लीट किया। फिर वैल्यू ऑफ पाई किया, रैंडम वॉक, ये सब हमने अंडर किया मोंटे कार्लो सिमुलेशन में, मोंटे कार्लो सिमुलेशन में। क्या ये आपका ही माइक है प्रत्युष, जो अभी आवाज आ रही है? सर मैंने ऑफ कर रखा है, ऑफ कर रखा है मैंने। हाँ, तो अभी किसी और का यदि खुला हुआ है तो वो बंद कर लें जरा, है ना। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अंदर हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। देन एक्सटीरियर ब्लास्टिक्स, उसके बाद में केमिकल रिएक्टर, और आपका वो वाला बॉम्बर प्रॉब्लम है ना, बॉम्बर। यस सर, प्योर परस्यूट प्रॉब्लम। परस्यूट प्रॉब्लम, प्योर परस्यूट प्रॉब्लम है ना, ये हमने सब डिस्ट्रीब्यूशन के एल्गोरिथम देखा। इसके बाद हमने रैंडम नंबर जनरेशन पे काफी काम किया है ना, रैंडम नंबर जनरेशन। यस सर। So these random numbers are quite useful in predicting the random variable from the historical data, है ना। These random numbers are quite useful. अभी आपने देखा होगा इन्वेंट्री प्रॉब्लम भी जब आप सॉल्व कर रहे थे, तो उस इन्वेंट्री प्रॉब्लम में भी आपको रैंडम नंबर्स यूज कर रहे थे आप, है ना, to find the lead time or to find the demand variable. You were using the random numbers. So there are so many methods for generating the random numbers, or you can say pseudo random numbers. So those methods are how many methods? Methods के नाम बता दिए। एक तो मिड, क्या नाम था, मिड पॉइंट या मिड स्क्वायर रैंडम नंबर जनरेटर। वेरी गुड। एंड वन इज अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस मेथड। हाँ कॉन्ग्रुएंस है सर। हाँ, वन इज कॉन्ग्रुएंस एंड थर्ड वन इज अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंस, अर्थमेटिक कॉन्ग्रुएंशियल कॉन्ग्रुएंस जनरेटर, है ना।
and this congruence is further divided into three parts. One is mixed, Yes, sir. one is only additive, and one is Yes, sir. multiplicative. Multiplicative. Yes. And after that, we also go for the chi-square test. Chi-square test. We have worked on the Yes, chi-square sir. test, which checks the randomness of the random numbers, है ना? Uniformity of the random numbers. And one more test is Kolmogorov, है ना? Kolmogorov-Isminov test. Yes, sir. And after that, we gone for the Poker test. Poker test, है ना? Which is used for the checking the repetition in the digits, or you can say autocorrelation of the random numbers, है ना? Random numbers कोई serially autocorrelated तो नहीं है, उसके लिए हमने पोकर टेस्ट का भी यूज किया। पोकर टेस्ट में भी फिर हमने काफी सारे वर्क किए थे। क्या क्या उसमें ऑप्शंस आते थे, जैसे 5 डिजिट रैंडम नंबर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, है ना? एक बस्ट ऑप्शन होता था, है ना? बस्ट का मतलब ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। और एक ऑप्शन होता था 2 ऑफ ए काइंड, और जिसको हम कहते थे पेयर। एक ऑप्शन होता था 3 ऑफ ए काइंड, एक ऑप्शन हुआ करता था 4 ऑफ ए काइंड, और एक ऑप्शन हुआ करता था 5 ऑफ ए काइंड, है ना? और एक ऑप्शन हुआ करता था 2 पेयर्स, मींस डबल पेयर। तो इस तरह से करीब उसमें 6-7 ऑप्शन थे, तो उन सभी पर हमने काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया था, है ना? पोकर टेस्ट के थ्रू हमने काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया था। और काई स्क्वायर टेस्ट के लिए देयर इज ए टेबल एट द लास्ट ऑफ द book, dear Sira. So from table we check the level of confidence for checking the chi-square value. Correct? और क्या पढ़ा हमने इसके अलावा, बताइए? Sir, exponential growth model. Yes, yes. है ना? We have covered the exponential growth model, the exponential decay model, and the modified growth model, Modified exponential. है ना? And one more is logistic curve, which is a S-shaped curve, which is a S-shaped curve. तो ये सब चीजें हमने करी। उसके बाद फिर हम आए इन्वेंट्री प्रॉब्लम पर, है ना? और इसके अलावा हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर किया, जैसे व्हाट डू मीन बाय द सिमुलेशन, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन, है ना? What do you mean by discrete simulation? What do you mean by continuous simulation? What are the steps for the model building in the simulation? And a lot of theoretical So parts ये that you have. Sira के first chapter. हाँ, first chapter. That is you have covered your assignment, है ना? उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताई गई थी, टॉपिक बताए गए थे कि आपको Yes, यहाँ। sir. So that theoretical parts also we have covered. तो ये आपका फर्स्ट मिड टर्म का सिलेबस है, जिसमें आपको 4 जनवरी को एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इसी में से आपका सिलेबस पेपर जो है आएगा, अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। इन्वेंट्री प्रॉब्लम हमने सेकंड मिड टर्म के लिए रखा है, ठीक है, वो अभी नहीं आएगा। इन्वेंट्री को छोड़कर बाकी जितना भी है उसको आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए 4 जनवरी के एग्जाम के बाद। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन। ठीक है, सो लास्ट वाली जो बेकरी प्रॉब्लम थी, उसमें हमने इनिशियल स्टॉक, हाउ मेनी ब्रेड पैकेट्स वाज द इनिशियल स्टॉक इन दैट प्रॉब्लम? द स्टॉक वाज 35। अच्छा, ये बताइए आपको सिलेबस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फर्स्ट मिड टर्म के एग्जाम में इन्वेंट्री प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना? तो डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन ऑन द इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स, है ना? बाकी रैंडम नंबर, पोकर टेस्ट, काल्मोगोरोव, इस्मिनोव, एडवांटेज सिमुलेशन, है ना, कंटिन्यूअस सिमुलेशन, फाइटर बॉम्बर प्रॉब्लम, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करिए, है ना? फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो मेरे ख्याल से अब एग्जाम का पैटर्न तो क्लियर है, कितना सिलेबस आना है? प्रत्युष क्लियर है? इन्वेंट्री प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, अभी फिलहाल? Yes, sir, clear है। हाँ, तो अब मैं जरा सा इसको क्लियर कर देता हूँ।
So now in that inventory problem we were doing, we have simulated the problem by taking initial stock as 35 packets, है ना? And I have given you the assignment that you have to solve the problem by taking initial stock as 30 packets and initial stock as 40 packets. ठीक है, तो only few of them you have sent the simulations on WhatsApp. किस किसने भेजा है जरा बताइए, ये लास्ट टाइम का असाइनमेंट किस किसने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है? एक तो लवकेश सिंह ने भेजा है मुझे, ठीक है, एक मुझे रोहित ने भेजा है ना, रोहित ने भेजा है, दोनों का आ चुका है मेरे पास। और किसने भेजा है मेरे पास? किसी ने नहीं भेजा है। तो देखो, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ओनली 2 आर गिविंग द असाइनमेंट। प्रत्युष, क्या आपने भेजा है मुझे असाइनमेंट? सर अभी भेजा था 2 घंटा पहले। अच्छा, अभी भेजा है, तो अभी मैंने देखा नहीं होगा आज मॉर्निंग का, कोई बात नहीं, चलिए भेज दिया है, दैट इज गुड। सो प्रत्युष इज आल्सो इंक्लूडेड इन द असाइनमेंट। ये असाइनमेंट कंप्लीट करना जरूरी है आपका, है ना, थोड़ा सिंसियरिटी भी आपकी नजर आती है और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है फैकल्टी के माइंड में, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 35 के रेस्पेक्ट में जब आपने 30 से प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपने क्या चेंजेस पाए? सिस्टम इंप्रूव हुआ, है ना, या सिस्टम में कुछ लॉसेस आए? मतलब जो भी ये जो चेंज आपने किया, इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस सिस्टम में आए या नेगेटिव चेंजेस सिस्टम में आए, या दोनों टाइप के चेंजेस सिस्टम में आए, ये आपको बताना है। सिमिलरली व्हेन यू हैव इंक्रीज्ड इट टू 40, तब सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आए, व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस, व्हाट आर द नेगेटिव चेंजेस, दैट यू हैव टू टेल। तो सबसे पहले लवकेश के लिए ऑप्शन है, लवकेश बताएं कि जब आपने प्रॉब्लम को 35 की जगह 30 से सिमुलेट किया तो आपको क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स मिले? लवकेश, अनम्यूट योर माइक एंड गिव आंसर। यस सर। सर सबसे पहले तो सर इसमें सर्विस लेवल जो था, हमने जब 35 से किया तो 98% आया था, इसमें सर आया है सिर्फ 89%। कम हो गया, कम हो गया सर, रिड्यूस हो गया। तो ये रिड्यूस होना मतलब नेगेटिव चीज है ना। तो आपका Yes, सर्विस sir. लेवल यदि रिड्यूस हो गया, इट मींस आपका कस्टमर उतना सेटिस्फाइड नहीं है जितना पहले था, है ना। हाँ, एज कंपेयर टू प्रीवियस योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज गोइंग डाउन। 98 से 89% कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके, वेरी वेरी गुड, है ना। और दूसरा, और सर शॉर्टेज जो पैकेट था पहले सर था 0.5 पैकेट्स, और इस बार जो 30 में आ रहा है, जो स्टॉक हमारा 30 है उसमें 3.5 पैकेट्स हो गया है जो शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज बढ़ गई है, शॉर्टेज बढ़ गई है, इसका मतलब बढ़ आप गई सर, तभी तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन हो गया है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन हो गया सर। जितना ज्यादा शॉर्टेज आपका बढ़ेगा उतना ही आपका सर्विस लेवल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सेम थिंग, एनी पॉजिटिव चेंज इन द सिस्टम? ये तो नेगेटिव चेंज आया, आपका सर्विस लेवल डाउन हो गया। अब मुझे ये बताइए कि आपका इनिशियल स्टॉक रिड्यूस हो गया, है ना, और रिमेनिंग स्टॉक सर, यस सर। हाँ, रिमेनिंग स्टॉक के बारे में क्या बताओ, क्या स्थिति रही रिमेनिंग स्टॉक? सर रिमेनिंग स्टॉक जो था पहले 16 था, 9.5 अब 9.5 पर डे रिमेनिंग स्टॉक इज डाउन, है ना, डिक्रीजेस। डाउन। हाँ, यस सर। हाँ, तो रिमेनिंग स्टॉक डिक्रीज होना अच्छी बात है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। रिमेनिंग स्टॉक कम हो जाना, इट इज ए पॉजिटिव थिंग, है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना आपकी। यदि आपके पास इन्वेंट्री कम है आपके स्टॉक में, डेली रिमेनिंग स्टॉक कम है, तो आप इसका मतलब आप इन्वेंट्री का जो रेंट है या जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो कैरिंग कॉस्ट है, वो आपको रिड्यूस, आप कम पे कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से वो एडवांटेज है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ एडवांटेजेस आ रहा है तो एक तरफ डिसएडवांटेज आ रहा है। तो एज ए सिमुलेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन दीज टू, है ना। आपको एक ऐसा बैलेंस पॉइंट निकालना है जहां पे आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई करें, साथ में आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाए। दिस इज द थिंग। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने 40 से किया इन प्लेस ऑफ 35 व्हेन यू गो फॉर 40, तब आपके सिस्टम में क्या पॉजिटिवनेस देखी आपने, क्या नेगेटिवनेस?
सर इसमें सर्विस लेवल जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो तो सर एकदम 100% आया था। 100% हो गया है ना, वेरी गुड, सो इट इज ए यस सर। पॉजिटिव चेंज है ना, सो सर्विस लेवल यस और इंक्रीज। शॉर्टेज भी सर 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शॉर्टेज नहीं थी, शॉर्टेज 0 हो गई आपकी, है ना, यस मतलब सर। पूरे 10 दिन तक यस सर। कभी भी सिस्टम में कोई शॉर्टेज आई ही नहीं, है ना। तो कोई भी शॉर्टेज ना यस आने का सर। मतलब है कि आपका जो कस्टमर है वो फुली सेटिस्फाइड है, तो इस कस्टमर सर्विस लेवल इज 100%। और व्हाट इज द नेगेटिव थिंग? सर नेगेटिव इसमें जो रिमेनिंग स्टॉक है जो दैट इज हाई, है ना, सो यू आर सर वो बढ़ गया सर। यस सर। so you are paying more holding cost as compared to previous case, है ना, so your प्रीवियस। यस सर। inventory carrying cost is more। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको दी ही इसलिए थी कि जिससे 35 के रेस्पेक्ट में आप ये देख सकें कि 30 करने से क्या चेंजेस आते हैं सिस्टम में, 40 करने से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जब आप इसका, ये तो मैनुअल सिमुलेशन है, और मैनुअल सिमुलेशन में आपने इस प्रॉब्लम को वो कितने डेज के लिए सिमुलेट किया है? ओनली फॉर 10 डेज। You have simulated this 10 डेज। program only for 10 days। ठीक है, तो 10 डेज की जगह यदि आप इस प्रॉब्लम को 100 डेज के लिए सिमुलेट करें, कितने दिन के लिए? 100 डेज के लिए सिमुलेट करें, तब आपको एक्चुअल निकल के आएगा कि क्या हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, जितना आपका लेंथ ऑफ सिमुलेशन रन बढ़ाएंगे आप, उतना आप सिस्टम को ज्यादा अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे, है ना। केवल 10 दिन के सिमुलेशन से यदि आप कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वो रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं होंगे जितने एज कंपेयर टू 100 डेज सिमुलेशन के रिजल्ट होंगे। ठीक है, बट 100 डेज सिमुलेट मैनुअली करना, इट इज क्वाइट टफ, है ना। 100 डेज, 1000 डेज, 5000 डेज के लिए सिमुलेट करना, इट इज वेरी वेरी टफ। So for that you have to make the computer program, so ultimately you have to go for the computer simulation, है ना। For computer यस simulation सर। you have to use, you have to make your own program, है ना। और उस प्रोग्राम में आप जो है जो भी कंडीशंस बेस्ड, है ना, इफ कंडीशंस यूज करें, लूपिंग यूज करें, फॉर लूप यूज करें, व्हाइल लूप यूज करें, डू व्हाइल करें, अपना लॉजिक लगाएं, है ना, कुछ मैट्रिसेस यूज करें, व्हाटएवर, तो इसकी हेल्प से आप ये निकालें कि यदि हम इतना इतना स्टॉक रखते हैं तो इतना इतना सर्विस लेवल मिलता है ना, इतना इतना हमारी कैरिंग कॉस्ट मिलती है। तो वो लॉट ऑफ डाटा, दैट इज द डाटा एनालिटिक्स पार्ट। तो उस डाटा के बेस पर फिर आप एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन हेल्प करेगा आपको डिसीजन लेने में। मैनुअल सिमुलेशन तो केवल आपको एक ट्रेंड बताएगा कि ऐसा हो रहा है ना, और एक आपको लॉजिक दिमाग में क्लियर हो जाता है with the help of manual simulation, and with when the logic is clear, then you can make efficient MATLAB programs or C++ programs, है ना, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, you can make for that। तो अब ये बताइए कि आउट ऑफ आप 10 स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैटलैब में आपको एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, इसका आपको मैटलैब प्रोग्राम बनाना है, बना सकते हैं 100 डेज के लिए। यू हैव टू सिमुलेट 100 फॉर 100 डेज, है ना, और आपका इनिशियल स्टॉक रहेगा 35। ठीक है, एक बार जब आप 35 के लिए बना लेंगे तो सेम प्रोग्राम विल बी रन फॉर 40 डेज। आप वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, 40 के लिए वर्क कर जाएगा, जनरलाइज प्रोग्राम होगा, है ना। आप 35 के लिए यदि उसे सिमुलेट कर लेते हैं तो बस एक क्लिक से आप उसे 40 डेज 40 इनिशियल स्टॉक लेके सिमुलेट कर सकते हैं और 30 इनिशियल स्टॉक लेके भी सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन कौन बना पाएगा? लैंग्वेज पर किसकी कमांड अच्छी है आप में से? सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस लैब है ना आपके कोर्स में, तो उस लैब में आपको इस तरह से कंप्यूटर सिमुलेशन ही करने हैं। ठीक है, अब ड्यू टू कोरोना आपकी लैब क्लासेस नहीं लग पा रही हैं फिलहाल, बट आपकी सिस्टम पे मैटलैब इंस्टॉल्ड है, देन यू कैन मेक योर ओन मैटलैब प्रोग्राम इन द मैटलैब फॉर दिस सिमुलेशन, इन्वेंटरी सिमुलेशन। किसको इंटरेस्ट है, कौन बना सकता है? चलो 100 नहीं, 50 डेज के लिए बना लीजिए। कैन यू मेक द प्रोग्राम फॉर 50 डेज? मेहनत उतनी लगेगी, 50 डेज के लिए बनाएंगे तो भी उतनी मेहनत है, 100 डेज के लिए बनाएंगे तो भी उतनी मेहनत है, और 5000 डेज के लिए बनाएंगे तब भी उतनी ही वर्किंग है, उससे ज्यादा वर्किंग नहीं है। कंप्यूटर सिमुलेशन का ये फायदा है
कि आप उसे कितने भी दिन के लिए बना लीजिए, आपकी मेहनत उतनी होगी, केवल आपको लॉजिक ही तो डालना है प्रोग्राम में, है ना। लेकिन मैनुअल सिमुलेशन में क्या है, जितने ज्यादा दिन के लिए करेंगे उतना ही आपकी लेबर बढ़ जाएगी, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन में लेबर कांस्टेंट रहेगी। आर यू एग्री विथ माय पॉइंट? जवाब दीजिए। सागर शर्मा। यस सर। तो कंप्यूटर सिमुलेशन में लेबर इज कांस्टेंट and in manual simulation labor is increasing as per the length of the simulation run. So are you agree with this point? यस सर। Okay, okay, ना तो चलिए, not compulsory but try to build this program, you will learn something from this, है ना। 10 days 20 days 50 days के लिए कर लीजिए, 50 days के लिए बनाइए इनिशियली, और उसके बाद फिर उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके आप उसे कितने भी दिन के लिए रन कर सकते हैं, है ना। और ऐसे प्रोग्राम्स को बना के सेफ रखिए अपने पास। So these programs will help you in doing some research on the inventory management, and you can publish paper in the conferences and journals by using these technologies. You can give decisions. Decisions are very, very important in the industrial engineering, right? तो ये मैंने हल्का सा आपको डिस्कस किया। तो अभी क्या टाइम हो रहा है ना। ये क्लास हमने मैनुअली ही अरेंज की है। सो टाइम इज नाउ 11:36, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम 12 बजे। ठीक है, एक प्रॉब्लम और सिमुलेट करेंगे हम, उसके बाद हमारा इन्वेंटरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल गो फॉर द सिमुलेशन ऑफ द क्यूइंग प्रॉब्लम। क्यूइंग सिमुलेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम, वी विल proceed for the queuing problem. Okay, कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोल दीजिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप शेयर। कोई क्वेरी है तो प्लीज बोलिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।